Okay, so today we will discuss something about editorial manager and OrcID. I think हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत तो नहीं है हिंदी में किसी को? No sir, no problem. Okay, no problem. तो जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आप सभी लोग एमटेक के स्टूडेंट्स हैं या कुछ बीटेक के स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है कुछ पीएचडी के भी स्टूडेंट्स हो जो पीएचडी कर रहे हो। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्चर की एक पहचान बहुत जरूरी होती है। अभी हम OrcID जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि एक रिसर्चर की पहचान, एक आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। उसके पहले मैं थोड़ा सा बात एडिटोरियल मैनेजर की करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सालुंके सर की रिक्वेस्ट थी कि हाउ टू सबमिट अ पेपर, हाउ टू वर्क ऑन द डिफरेंट जर्नल्स की बात भी हम थोड़ा सा चर्चा की जाए आप लोगों के साथ। तो लेट अस स्टार्ट समथिंग अबाउट एडिटोरियल मैनेजर। जब हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं या किसी चैप्टर को लिखते हैं या हम कहीं कोई प्रपोजल ग्रांट्स के लिए जमा करते हैं या कहीं भी कुछ सबमिशन हम कर रहे होते हैं, तो कोई भी सबमिशन के लिए चाहे हम वो जर्नल्स में करें या कहीं हम फंडिंग एजेंसीज में भी करें, तो देयर इज सम कॉमन टाइप ऑफ एनालॉजी फॉर सबमिटिंग योर प्रपोजल और सबमिटिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट। तो मेरे पास दो चीज होती है। नंबर एक, आपको साइन अप करना पड़ता है या रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे तो एक मुझे यूजर आईडी चाहिए। यूजर आईडी कुछ जर्नल्स आपकी ईमेल आईडी को भी मान लेते हैं, कुछ ईमेल आईडीज कुछ जर्नल्स आपको चूज करने का मौका भी देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम डॉक्टर नीलेश जैन है, तो मैं चाहूँ तो नीलेश डॉट जैन ले लूँ, नीलेश जैन ले लूँ, डॉक्टर नीलेश ले लूँ, डॉक्टर नीलेश जैन ले लूँ, या मैं कोई निक नेम ले लूँ, नीलेश SIRT ले लूँ, नीलेश CMC ले लूँ, नीलेश सागर ले लूँ, नीलेश भोपाल ले लूँ। इट डिपेंड्स ऑन मी व्हाट टाइप ऑफ यूजर आईडी आई एम चूजिंग। एक पासवर्ड आपको लेना है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का, उसमें भी कुछ कंडीशंस लगा देते हैं कि पहला कैरेक्टर अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए या समथिंग एल्स। फिर आपका नाम, आपका एफिलिएशंस, आपकी पोस्ट, क्वालिफिकेशंस, डिग्रीज, ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई बार कुछ जर्नल्स आपसे तो क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि अगर आप पासवर्ड भूलते हो तो हम आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जिसके आंसर आप लिखोगे तो मैं आपको आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड आपको दोबारा रीसेट करने का मौका दें। और कुछ जर्नल्स ऐसे भी होते हैं जो आपसे ये भी पूछते हैं कि आप अभी तो पेपर सबमिट कर रहे हैं, लेकिन आर यू इंटरेस्टेड टू रिव्यू द पेपर और नॉट। अगर आप पीएचडी हैं और इफ यू वांट आल्सो टू वर्क एज ए रिव्यूअर फॉर अदर पेपर, तो वो ये मौका भी आप लोगों को कई बार देते हैं। सो एक तरीका है कि आप रजिस्ट्रेशन करें, साइन अप करना, मींस दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है एडिटोरियल मैनेजर। एडिटोरियल मैनेजर का मतलब होता है, वी आर लुकिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। एडिटोरियल मैनेजर में भी दो चीजें की जरूरत पड़ेगी। नंबर एक, साइन इन विद द यूजर आईडी एंड अ पासवर्ड। जब आप साइन इन करोगे तो एक डैशबोर्ड अपीयर होगा, जो अभी हम देखते हैं। उस डैशबोर्ड पे आपको क्या मिलने वाला है। तो लेट अस अंडरस्टैंड what is the meaning of editorial manager. Basically editorial manager is the manuscript submission system of choice for the majority of journal. मतलब एक प्रकार का क्लाउड बेस्ड इंटरफेस है। क्लाउड से मतलब अभी हमने क्यों लिया, क्योंकि आप नेट पे काम करने, आप इंटरनेट पे काम करने वाले हो। नेट मीन्स इंटरनेट पे काम करने वाले हो, आप किसी वेबसाइट पे काम करने वाले हो, कहीं आप वेब सर्वर पे काम करने वाले हो। मीन्स आप एक ऐसे सिस्टम से जुड़ जाओगे जो ऑनलाइन है। टोटल जो ऑनलाइन है मीन्स ऑनलाइन सबमिशन। आप केवल ऑनलाइन सबमिशन कर रहे हैं। देयर इज नोबडी टू एक्सेप्ट योर डेटा, देयर इज नोबडी टू एक्सेप्ट योर रिसर्च पेपर ऑन अ मैन्युस्क्रिप्ट। वो सब कुछ ऑनलाइन है। वो आपको बहुत सारे ऑप्शन पूछेगा, सबमिट द पेपर, सबमिट द कीवर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी देखते हैं, हम चर्चा करेंगे। सो एडिटोरियल मैनेजर इज यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स। लगभग 1000 ऑफ जर्नल नहीं करें, 99% जर्नल्स आर यूजिंग द एडिटोरियल मैनेजर। अब उनका कुछ फॉर्म बदल गया। फॉर्म बदल गया मीन्स कुछ लोग क्या करते हैं, एक पूरा एम्बेडेड सिस्टम, एक पूरा का पूरा एम्बेडेड फॉर्मेट है कि आप जैसे ही यूजर आईडी और लॉगिन डालोगे तो एक पूरा का पूरा सिस्टम आ जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट जिसको अपन बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनने एक वेबसाइट बना दी,
पहला ऑप्शन देते हैं चूज द जर्नल, आपने जर्नल को चूज किया, फिर वो आपसे कहेंगे चूज द कीवर्ड, चूज द टॉपिक, चूज द एब्स्ट्रैक्ट, और फिर वो आपको एक एक स्टेप में अंदर ले जाएंगे। कुछ जर्नल्स ने क्या किया, पूरा का पूरा एक सिस्टम ही डेवलप कर रखा है कि उसमें जैसे ही लॉगिन करोगे वो एक एक करके सारी चीजें आपसे मांगता जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिखता जाएगा और आप सबमिट करते जाइए। सो इट डिपेंड्स जर्नल टू जर्नल ऑल्सो। पर एडिटोरियल मैनेजर सबका है, किसी का इस अलग फॉर्म में है, किसी का किसी दूसरे फॉर्म में है, पर कॉन्सेप्ट सबका वही है। मैनेजर का मतलब होता है हु मैनेजेस, एडिटोरियल का मतलब है हु मैनेजेस योर स्क्रिप्ट। आप एडिटर हैं, आप पेपर को सबमिट कर रहे हैं वहां पे, तो जो आपके पेपर को एडिट करे, आपके पेपर को मैनेज करे, मैनेज मीन्स आपको सबमिट करना है, उसको रिव्यू करना है, उसमें सम चेंजेस लाने हैं, सम चेंजेस को सबमिट करना है। अगेन मान लो ने कोई आपको चेंजेस की बात करी तो आपको सबमिट करना है, फिर हो सकता है वो आपको फॉर्मेटिंग में कुछ सजेशन दे देंगे, फॉर्मेटिंग बदलो आप, हो सकता है कभी फॉन्ट बदलवा दें, हो सकता है कभी कुछ और चेंजेस करा दें। तो वो सारे के सारे चेंजेस, सारे के सारे कम्युनिकेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या एक पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू होगा। वो जो वेबसाइट है, दैट वेबसाइट इज नोन एज एडिटोरियल मैनेजर। सो एडिटोरियल मैनेजर अलाउज जर्नल ऑथर टू सबमिट एंड देन ट्रैक देयर मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम इनिशियल सबमिशन थ्रू पब्लिकेशन। मतलब पहली स्टेज से लेके आखिरी स्टेज पेपर पब्लिश होने तक वो आपको पूरी ट्रैक करने की फैसिलिटी देता है। इट इज अ क्लाउड बेस्ड सर्विस एंड डज नॉट नीड टू बी डाउनलोडेड। अब हमने यहाँ इसलिए क्लाउड भी शब्द जोड़ा, आप उसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड नहीं कर सकते। It is a basically a mechanism. It is basically a software. It is basically a system जो automatically काम कर रहा है. It is accessible with an internet connection and is supported by all major internet browsers. तो इंटरनेट ब्राउजर चाहे कोई भी हो, आपका मोजिला भी हो सकता है, आपका क्रोम भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी हो सकता है, वो सभी लोग इस बेसिकली सब वेबसाइट है, तो उसमें कोई ब्राउजर का रोल कहीं भी नहीं है दूर दूर का। For most journal, no external documents are required. The editorial manager submission process gathers all submission required like abstract, keywords, copyright/disclosure, information, manuscript files, videos, and the funding information. मतलब आपको हर चीज की जरूरत पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है अपन लोग जब पेपर और मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते हैं, कई बार बहुत टाइम लगता है, अपना कई बार हेडेक भी होने लगता है, यार कितना चीज मांगते हैं लोग। क्यों? कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं वो आपसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलग दीजिए, वो 5 कीवर्ड अलग मांगेंगे, 5 से 10 मांग सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे अलग से एक फाइल बना के दीजिए टेबल्स की, कुछ लोग कहते हैं अलग से फिगर की फाइल बना के दीजिए, कुछ लोग कहेंगे केवल एब्स्ट्रैक्ट अलग कर दीजिए और बाकी का पेपर अलग दीजिए, कुछ लोग कहेंगे नाम अलग करके दीजिए, मतलब आपका जो नाम लिखा हुआ पेपर है वो अलग कर दीजिए, कुछ लोग आपसे बिब्लियोग्राफी अलग मांगेंगे। मतलब आप देख रहे हो हर जर्नल का एक अपना कॉन्सेप्ट है, वो इमेज अलग मांगता है, टेबल्स अलग मांगता है, बिब्लियोग्राफी अलग मांगता है, कीवर्ड्स अलग मांगता है, एब्स्ट्रैक्ट अलग मांगता है, और रिसर्च पेपर अलग मांगता है, और विदाउट योर नेम अलग मांगता है, विदाउट योर नेम एंड एफिलिएशन अलग मांगता है, नेम एंड एफिलिएशन को अलग मांगता है। मतलब वो पूरे पेपर को कई हिस्सों में मांगता है। कुछ जर्नल ऐसे मांगते हैं, कुछ जर्नल क्या करते हैं, उनने हर चीज मांगी और पेपर का भी सबमिशन पूरा ले लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मांग लिया, कीवर्ड्स उनने मांग लिए, कुछ उनने इंट्रोडक्टरी पार्ट मांग लेते हैं, और फिर पूरा का पूरा पेपर भी आपसे सबमिट पीडीएफ फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल में जमा मतलब सबमिट करा लेते हैं इन द सेम फॉर्मेट, जो भी उनका सिस्टम फॉर्मेट है। कुछ जर्नल्स ऐसे भी होते हैं जो आपसे रिव्यूअर के नाम भी मांगते हैं कि अगर आप अपने कोई रिव्यूअर के नाम देना चाहें तो वो अपना रिव्यूअर्स के नाम भी मांगता है। तो इट डिपेंड्स ऑन जर्नल टू जर्नल कि आप किस जर्नल पे आप सबमिट कर रहे हैं, किस जर्नल ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी है एक पेपर सबमिशन की। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर आदमी एडिटोरियल मैनेजर की एक सिस्टम को यूज कर रहा है। नो, हर आदमी, हर कंपनी का, हर एक जर्नल पब्लिशर का एक अपना सिस्टम होता है कि उन्हें जैसे काम करना हो। एल्सेवियर का एक अपना सिस्टम है, स्प्रिंगर अपना सिस्टम है, तो each and everyone is having a different system. So co-author of submissions are automatically notified to complete the copyright disclosure. Authors may track the submission throughout the process and message the journal office internal to the system, and authors are then notified of the accept of the revised decision
by email notification sent to the author's personal email account. मतलब अगर आपके पेपर में, रिसर्च पेपर में कहीं कोई को ऑथर्स हैं, आपने ऑथर ने तो जमा कर दिया, लेकिन को ऑथर को भी एक ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि दिस पेपर हैज बीन सबमिटेड विथ योर नेम, यू आल्सो सबमिट द फॉलोइंग डिस्क्लोजर। क्योंकि को ऑथर के भी सिग्नेचर की जरूरत है ना, कि वो कॉपीराइट का इशू है, डिस्क्लोजर का इशू है, कि इसमें कोई हमने डेटा कॉपी नहीं किया है, कुछ नहीं किया, कुछ कंटेंट डिक्लेरेशन होते हैं, को ऑथर से भी चाहिए मुझे। तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बना हुआ है उनका। जैसे ही आपने ऑथर ने अपना नाम डाला, ऑथर ने अपने डिस्क्लोजर लगाए, वो को ऑथर को भी साथ में मेल भेज देगा कि आप भी अपने डिस्क्लोजर सबमिट करिए विद इन अ सर्टेन पीरियड। सो दिस इज अ सिस्टम डेवलप्ड बाय सम पब्लिशर्स टू मेंटेन द पेपर सबमिशन टू एक्सेप्टेंस ऑब्लिक रिजेक्शन। मतलब पेपर सबमिट करने से, मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने से एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन तक प्लस पब्लिकेशन तक एक पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। देयर इज नो अदर पर्सन रिस्पॉन्डिंग टू योर मैन्युस्क्रिप्ट, वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक है। एक हमने स्क्रीन, अगर टाइम मिलेगा तो हम लॉगिन करके भी आपको दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, यू कैन सी द स्क्रीन। जब आप किसी वेबसाइट में पेपर या मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने जाते हैं, तब एक आपको स्क्रीन देता है लॉगिन की। अगर आपने लॉगिन स्क्रीन को आप देखें ध्यान से, तो यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ ऑथर लॉगिन, रिव्यूअर लॉगिन, एडिटोरियल लॉगिन, पब्लिशर लॉगिन। 4 प्रकार के कुछ लॉगिन हमने कॉन्सेप्ट डिजाइन दिया। ऑथर मतलब जो आप पेपर सबमिट करने वाले हो, रिव्यूअर मतलब जो आपके पेपर को रिव्यू करता है, एडिटर मतलब जो बुक का एडिटर है, जर्नल का एडिटर है, पब्लिशर मतलब जो उसको पब्लिश करता है। तो बेसिकली कई बार एडिटोरियल और पब्लिशर दोनों एक होते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे IEEE की बात करें, IEEE पब्लिशर है, लेकिन उसने क्या कर रखा है, इंडिया वर्ल्ड लेवल पे कुछ एडिटर्स बना रखे हैं। हो सकता है वो एडिटर इंडिया में हो किसी एक पर्टिकुलर जर्नल का। जैसे मेरे सर हैं डॉक्टर संजीत कुमार द्विवेदी, वो किसी IEEE जर्नल के एडिटर हैं, तो वो एडिटर अलग हैं, तो उनको भी एक अलग लॉगिन आईडी दी है। पब्लिशर IEEE है, तो वो पब्लिशर लॉगिन आईडी है। तो जब आप न्यू आईडी जनरेट करते हो, या किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन किसी वेबसाइट पे गए और आपने अपना पेपर सबमिट करना है, तो आपको पहले वो लॉगिन के लिए, आप अगर न्यू यूजर हैं तो आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है न्यू यूजर या रजिस्टर नाउ, तो आप रजिस्टर करोगे तो आपको क्लिक करना पड़ेगा कि हम ऐसा ऑथर चाह रहे हो, ऐसा रिव्यूअर चाह रहे हो, ऐसा एडिटर चाह रहे हो, कि ऐसा पब्लिशर चाह रहे हो। तो आपने अगर ऐसा ऑडिटर करो, ऐसा ऑथर करोगे, तो आपको एक पूरा का पूरा फॉर्म देगा। उस फॉर्म में वो आपसे पूरा नाम भरवाएगा, आपके डिजिग्नेशन भरवाएगा, एफिलिएशंस आपका भरवाएगा, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका फैक्स नंबर, आपका सिटी का एड्रेस, आपका ऑफिस का एड्रेस, आपके कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम आपका भरवाएगा। कुछ जर्नल्स आपसे और का आईडी भी मांगते हैं, कुछ जर्नल्स रिसर्च आईडी मांगते हैं, रिसर्चर्स आईडी या पब्लॉन्स मांगते हैं, कुछ जर्नल्स और भी बहुत सारी आईडीज हैं, गूगल आईडी मांगता है, गूगल स्कॉलर आईडी मांगते हैं, मतलब डिपेंड करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईडीज। अभी हम और आईडी की बात करेंगे, तब भी हम उसमें चर्चा करेंगे। वो पूरा का पूरा फॉर्म भरने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करोगे एडिटोरियल मैनेजर में, देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्क्रीन। अब आप इस स्क्रीन को देखो ध्यान से, तो पहला नंबर लिखा है न्यू सबमिशन। न्यू सबमिशन मीन्स आप नया पेपर को सबमिट करने वाले हो, नई मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने वाले हो। जो पहले सबमिट कर चुके हो, तो सेकंड ऑप्शन देखो रिवीजन। अगर मान लो उसमें कुछ चेंजेस की बात हो रही है, तो वो रिवीजन की बात हो रही है। और सबसे लास्ट में डिसीजन। डिसीजन के मीन्स यहाँ आपको मालूम चल जाएगा इस डैशबोर्ड, बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ अ डैशबोर्ड। एक डैशबोर्ड आ गया आपके सामने, जहां पर आपको पता चल जाएगा योर पेपर हैज बीन पब्लिश्ड और पेपर हैज बीन रिजेक्टेड। तो जो लास्ट में डिसीजन लिखा हुआ है, वहां आपको आपका पता चल जाएगा। तो आप अगर न्यू सबमिशन की बात करो, तो न्यू सबमिशन में आप देखोगे वहां लिखा है सबमिट अ न्यू मैन्युस्क्रिप्ट। आपको पहली अगर नया सबमिट करना है तो सबमिट पे क्लिक करिए आप, तो सबमिट द न्यू मैन्युस्क्रिप्ट करोगे, फिर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास। एब्स्ट्रैक्ट जमा करिए, कीवर्ड्स जमा करिए, पेपर जमा, पूरा का पूरा पेपर अपलोड करिए। कुछ जर्नल्स आपसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट जमा करिए, फिर आपसे कीवर्ड जमा करवाएंगे, फिर आपसे टेबल्स की एक अलग फाइल बनवाएंगे, फिगर्स की एक अलग फाइल बनवाएंगे, पेपर की अलग फाइल बनवाएंगे, नाम और एफिलिएशन की एक अलग फाइल बनवाएंगे, बिब्लियोग्राफी की अलग फाइल बनवाएंगे। मतलब डिपेंडिंग ऑन द जर्नल टू जर्नल वो अलग अलग कॉन्सेप्ट भी होता है। तो जब अपन किसी मैन्युस्क्रिप्ट को जमा करने वाले होते हैं और किस जर्नल में करने वाले हैं, हमें थोड़ा उसकी स्टडी कर लेना चाहिए कि वो आपसे क्या चीज मांगने वाला है।
क्योंकि उसके हिसाब से हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी करने के बाद हम जब रख लेंगे अपने पास पूरा का पूरा डेटा, तब हम उसको सबमिशन करने पे जाएं। अदरवाइज वो पेंडिंग डला रहता है, इनकम्प्लीट पड़ा रहता है, या हो सकता है आपको दोबारा भी जमा करना पड़ जाए। तो कई बार बहुत हेडेक हो जाता है एक रिसर्च पेपर सबमिट करने में। जैसे रिवीजन में जाओगे तो सबमिशन ऑफ रिवीजन, जो आपको कुछ सजेशन उन्होंने दिए होंगे, इनकम्प्लीट रिवीजन, रिवीजन एंड वेटिंग, रिवीजन बीइंग प्रोसेस, डिक्लाइंड, आपने जो रिवीजन जमा किए उनने अगर डिक्लाइन कर दिया, उनको नहीं पसंद आए, तो वो सब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन डैशबोर्ड। वो आपको आपकी हर चीज के बारे में बताएगा कि आप इस समय आपका मैन्युस्क्रिप्ट की प्रोग्रेस क्या है। So this is all about an editorial manager. So before you begin to submit your submission, अगर हम कोई भी पेपर सबमिट करने वाले हैं, हमें थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास फुल टाइटल, सम शॉर्ट टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कमेंट्स, ऑथर्स के नेम, ऑथर्स के एफिलिएशन, कीवर्ड्स, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लो हम कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर में बहुत सारी फील्ड है। एआई एक अलग फील्ड है, आईओटी एक अलग फील्ड है, डेटा साइंस एक अलग फील्ड है, प्रोग्रामिंग एक अलग फील्ड है। ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई है, दैट्स कम अंडर द क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हम अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम एक अलग है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की बात करो तो अलग हो जाता है। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग पार्ट हो गया इलेक्ट्रिकल का, फिर हाई वोल्टेज की अलग बात हो रही है, लो वोल्टेज की फिर अलग बात हो रही है। मतलब वहां भी बहुत सारे आपके क्लासिफिकेशन है इंजीनियरिंग में भी। इलेक्ट्रिकल में अलग है, ईसी में अलग है, सीएस में अलग है। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन है। तो किस जर्नल में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्लासिफिकेशन। कुछ जर्नल्स ऐसे भी होते हैं जो वर्ड काउंट की भी लिमिटेशन देता है। वो कहता है कि हम 200 वर्ड से ज्यादा का एब्स्ट्रैक्ट नहीं लेंगे, 5 से ज्यादा कीवर्ड नहीं लेंगे। अब वो कीवर्ड का महत्व मेरे ख्याल से किसी न किसी टीचर ने आपको बताया होगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स वो होते हैं जिससे आपका पेपर सर्च होगा। हमारा सबसे बड़ा मूल उद्देश्य कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश करने के बाद हमारा सबसे बड़ा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा पेपर साइटेड हो। साइटेड हो मतलब मेरा पेपर लोग पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको अपने रिसर्च पेपर में बिब्लियोग्राफी में लिखें कि मैंने इस पेपर को पढ़ा, इस पेपर से मैंने इस कॉन्सेप्ट को उठाया। दैट इज द साइटेशन पार्ट। और हमें कोई भी पेपर पब्लिश करने से पहले हमें अपने इस दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि मेरा पेपर साइटेड जरूर होना चाहिए, हमारा पेपर कोई ना कोई पढ़े जरूर, हमारे पेपर को कोई ना कोई रेफरेंस जरूर बनाए। हम कह रहे हैं उसको यूज ना करें, रेफरेंस नहीं बनाए, लेकिन हमारा उसको से इंट्रोडक्शन ही पार्ट उठा ले, उसमें से कोई मेथड ही उठा ले। मतलब हमारा पेपर कहीं ना कहीं उसकी बिब्लियोग्राफी में आना चाहिए। ये हमारा पूरा का पूरा मूल उद्देश्य जरूर होना चाहिए। तो हमें अपने पेपर को प्रचार प्रसार, मतलब मैं तो ब्रांडिंग हेड भी हूँ अपने कॉलेज का, मुझे अपने रिसर्च पेपर की ब्रांडिंग भी करनी चाहिए कि मेरा पेपर लोग उसको देखें, पढ़ें, और मौका लगे तो उसको अपने रिसर्च पेपर में बिब्लियोग्राफी में ऐड भी करें। जितना ज्यादा आपका पेपर साइटेड होगा, पेपर आपका ऐड होगा उनकी बिब्लियोग्राफी में, तब आपका अचीवमेंट है एक रिसर्चर का। तो वो भी एक हमारा मतलब, देखिए कोई भी प्लानिंग करने से पहले मुझे एक दूर की सोच हमेशा होनी चाहिए। रिसर्च पेपर लिखने के पहले भी एक दूर की सोच होनी चाहिए। हमारा रिसर्च पेपर लिख के ये केवल फॉर्मेलिटी मत करो कि हमारी एमटेक की थीसिस है, 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करो, थीसिस को पैक करो, जमा करो, एमटेक की डिग्री लो, आगे बढ़ो। ये हमारा हो सकता है मूल उद्देश्य, हो सकता है कि मेरा अभी फिलहाल वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब हम इतना पढ़ रहे हैं, हम पैसे भी खर्च कर रहे हैं पब्लिकेशन करने में कई बार, तो हम अपना एक पैरेलल उद्देश्य, साइलेंट उद्देश्य भी रखना चाहिए कि मेरा रिसर्च पेपर कम से कम 2 या 3 लोग तो साइट करें। जब तक आपका पेपर का साइटेशन नहीं बढ़ेगा ना, आपके रिसर्च पेपर की वैल्यू नहीं है और आपकी मेहनत की वैल्यू नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरे पेपर की कोई साइटेशन नहीं भी हो, लेकिन मेरा रिसर्च पेपर 2-4 लोग पढ़े जरूर, चर्चा में जरूर बने। जब तक नहीं बनेगा, हमारी इस मेहनत करने का कोई नतीजा नहीं निकलना। सो अलग अलग जर्नल्स में, अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग पब्लिशर्स के, उनके एक अपना कॉन्सेप्ट होता है। कितने वर्ड की लिमिटेशन रखना है, कितने कीवर्ड्स की लिमिटेशन रखना है, कितने क्लासिफिकेशन करना है कि नहीं करना है,
कमेंट्स की बात अलग करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिटेशन भी कर देते हैं, पेपर के वर्ड लिमिट भी कर देते हैं। कुछ जर्नल्स तो ऐसे होते हैं कि वो 7 पेज से कम में तो पेपर ही नहीं मानते, मतलब जब तक उनको 7 पेज का रिसर्च पेपर नहीं मिले, 7 से 15 पेज, जब तक उसको रिसर्च पेपर ही नहीं मानते हो। बिलो 7 पेज का रिसर्च पेपर को रिसर्च पेपर ही नहीं कहते, वो तो कहते हैं छोटा मोटा आर्टिकल है या छोटा मोटा सा रिव्यू पेपर टाइप का है। दे डोंट एक्सेप्ट द पेपर बिलो 7 पेजेस। तो वो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिस जर्नल में आप पब्लिश करने वाले हो, उसको पब्लिश करने के पहले उसकी पूरी की पूरी थीम पढ़ लें कि वो उसकी कंडीशंस क्या है, उस पेपर को कैसे वो सबमिट करता है। ऐसा ना हो कि पेपर बना लो उस जर्नल के हिसाब से और पता चला वो जर्नल आपका पेपर ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? उसमें लिमिटेशन थी, कई वर्ड की लिमिटेशन थी, कभी 7 पेज की लिमिटेशन थी, कभी एब्स्ट्रैक्ट की लिमिटेशन थी, कभी कीवर्ड की लिमिटेशन है। पता चला आप जो कीवर्ड डाल रहे हो वो कीवर्ड उसके जर्नल्स में आता ही नहीं है कहीं। सो कीवर्ड्स का भी एक अपना महत्व है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडिटोरियल मैनेजर। अगर अपन चाहें तो 1 मिनट के लिए हम स्क्रीन को स्टॉप करते हैं। मैंने वेबसाइट खोल रखी है। कैन यू सी द स्क्रीन? Not yet, sir. 1 minute. Now you can see the screen. Yes, sir. Fine. ये देखिए आप, एक कोई जर्नल है कंप्यूटर लॉ एंड सिक्योरिटी रिव्यू करके, जो साइबर लॉ से रिलेटेड एक जर्नल है। मेरा थोड़ा सा साइबर लॉ पे भी मैं काम करता हूँ, तो ये जर्नल है। आप देखो स्क्रीन को ध्यान से, ऊपर एडिटोरियल मैनेजर लिखा हुआ है, यहाँ पे यूजर नेम नीलेश जैन लिखा हुआ है, नीलेश CMC, दिस इज माय यूजर आईडी। सो देखो आप यहाँ लिखा है सबमिट न्यू मैन्यूस्क्रिप्ट। अब हमने कोई अभी यहाँ पे पेपर सबमिट नहीं किया तो कोई हाईलाइट नहीं हो रहा है, दिख रहा है? केवल पहला हाईलाइट हो रहा है। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे मांगेगा पेपर सबमिशन की कुछ डिटेल्स। ये देखिए, अब वो 3 स्टेप्स दे रहा है। नंबर 1 आर्टिकल टाइप सिलेक्शन, अटैच फाइल एंड मैन्यूस्क्रिप्ट। इसमें केवल छोटा सा ही है कि आपने कहा फुल लेंथ आर्टिकल, न्यूज, कमेंट, बुक रिव्यू और ह्यूमन साइंटिफिक। अपना जैसे फुल लेंथ आर्टिकल है, आप प्रोसीड करिए। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। ये तो सीधा का सीधा उसने फुल लेंथ आर्टिकल मांगा और आपसे पूरा का पूरा आर्टिकल सबमिट करने की बात करने लगा, और वो सबमिट प्रोसेस पे आपको पहुंचा देगा लास्ट में। लेकिन जब अपन कुछ साइंस बेस्ड या इंजीनियरिंग बेस्ड आर्टिकल्स में जाते हो तो वो आपसे अलग अलग चीजें मांगते हैं। नंबर 1 आप एब्स्ट्रैक्ट अलग जमा करिए, इमेजेस की अलग बात करेंगे और समथिंग एल्स। तो यहाँ पे आप ब्राउज करिए, अपना पेपर को सबमिट कर दीजिए। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो मांग रहे हैं, कुछ कमेंट्स आपको डालना है और मैन्यूस्क्रिप्ट को सबमिट कर दीजिए। ये छोटा सा आप देख रहे हैं एडिटोरियल मैनेजर, दिस इज नोन एज एडिटोरियल मैनेजर। मतलब आपको एक इंटरफेस दे दिया है जहां पर आपको काम कर सकते हैं। ये दिस इज आवर इंटरफेस, ये जर्नल की वेबसाइट है, यहां से आप गए थे। जब अपन बात कर रहे थे कि आपको वो बनाना है, एक किसी जर्नल पे आप अपने आप को यूजर रजिस्टर्ड करोगे। ये देखो आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, दिख रही होगी स्क्रीन आपको। ये कोई रिव्यू ऑफ पैसिफिक बेसिन फाइनेंशियल मार्केट एंड पॉलिसी। ये देखो आप, ये कोई जर्नल है। यहाँ पे आप देखें प्लीज एंटर द फॉलोइंग। आपको यूजर आईडी, आपको रजिस्टर नाउ करना है तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपसे वो आपकी डिटेल मांगेगा। फर्स्ट नाम डालिए, लास्ट नेम डालिए, ईमेल आईडी डालिए। आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी डालोगे। फॉर एग्जांपल की बात हम करें, देखते हैं। वैसे तो ये मेरा बना हुआ है तो आई डोंट थिंक कि वो अंदर ले जाएगा आपको। फिर भी मैं ईमेल आईडी अपना यहाँ से बदल देता हूँ, हो सकता है वो ले ले, क्योंकि दे मे बी मैनी टाइप ऑफ नीलेश जैन। चूंकि मेरा नीलेश जैन आईडी बदल गया तो उसने आपको अंदर कर लिया। वहां पे मेरी दूसरी ईमेल आईडी डली। अब आप देखो यहाँ पे आपसे यूजर नेम पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में टाइटल पूछ रहा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डिग्री, प्रेफर्ड नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी,
फिर आपको यहाँ पे आप आ जाओ तो ऑर्क आईडी मांग रहा है आपसे, ISIN नंबर मांग रहा है, पबमेड ऑथर आईडी, रिसर्च आईडी, स्कॉपस ऑथर आईडी। अभी अपन इन 3 आईडीज की बात और करेंगे अभी में। पबमेड मतलब पबलॉन्स आईडी होती है, रिसर्चर आईडी, पबलॉन आईडी अब आजकल एक ही हो गई है। अभी हम ऑर्क आईडी की बात करेंगे, ऑर्क आईडी क्या होती है। फिर आपसे इंस्टीट्यूशन रिलेटेड जानकारी मांग रहा है, फिर आपसे एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज मांग रहा है, तो यहाँ से आप 5 कीवर्ड चूज कर सकते हो। फिर लास्ट में आप जाओगे कहीं ना कहीं वो आपसे ऐसा रिव्यूअर भी मांगता है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये अवेलेबल एज ए रिव्यूअर, क्या आप रिव्यूअर के लिए अवेलेबल हैं कि नहीं, मतलब दिस इज अ गूगल फॉर्म एक प्रकार से कह लो आप। तो एक पूरी की पूरी फॉर्म पे डिटेल आपसे उसमें ले ली। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ एडिटोरियल मैनेजर। ये तो रजिस्ट्रेशन का पार्ट था। जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाते हो तब वो आपसे यहाँ मांगता है कि लॉगिन करिए, ऑथर लॉगिन करिए, और आपसे मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिट करने के लिए आपको एक इंटरफेस दे देगा जहां पे आपको अपना मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिट करना है। ये एक पूरा का पूरा आपको मॉड्यूल दे देगा जहां से आपको सबमिट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट एन एडिटोरियल मैनेजर। इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है कि अपन सोचो कि थोड़ा कठिन है, ये सिंपल पार्ट है। अभी देखिए सबमिट अ मैन्यूस्क्रिप्ट, यहाँ पे इनकम, अभी देखो अभी एक हमारे पास हाईलाइट हो रहा था, अब इनकम्प्लीट पे आ गया हमारे पास। क्यों? अभी हमने लॉगिन कर लिया, एक मैन्यूस्क्रिप्ट भरने की बात करने लगे थे, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट सबमिशन की बात होने लगी, क्योंकि आपका भी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, आपने पेपर को अपलोड नहीं किया है। देखिए टाइटल लिंक नहीं दिया आपने, अभी आप 24 तारीख है, देखिए 24 तारीख आ गई, स्टेटस आ गया इनकम्प्लीट आ गया। तो जैसे ही आप उसको अंदर करते हो वैसे ही वो आपको पूरे के पूरे धीरे धीरे सारे ऑप्शंस आपको दिखने लगेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिटोरियल मैनेजर। सो कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा मुझे इस चीज का ध्यान रखना है। नंबर एक, जो हम जानकारी भरने वाले हैं उसको मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म जानकारी है, मतलब जब तक आप रिसर्च करेंगे, जब तक आप अगर टीचिंग लाइन में है तो टीचिंग करेंगे, जब तक आप कुछ काम करने वाले हो, तो वो हमारी ऐसी इंफॉर्मेशन बनाना है लॉन्ग टर्म, आगे 25-30 साल तक हमारी वो यूनिक रहेगी। उन चीजों को ध्यान करके हमें यूजर आईडी चूज करना चाहिए, अपना ईमेल आईडी चूज करना चाहिए, प्लस अदर थिंग चूज करना चाहिए। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट एडिटोरियल मैनेजर। नाउ अब हम बात करें ऑर्क आईडी। अभी आप देखिए जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, एक पहला ऑप्शन वहां भी आया था, रजिस्टर्ड एज ऑर्क आईडी, पहली ऊपर विंडो आपने देखी हो ध्यान से। अगर आपने वहां नहीं भी ध्यान दिया तो आपने देखा होगा जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तब भी वो आपसे पूछता है आपकी ऑर्क आईडी क्या है, पबमेड आईडी क्या है, रिसर्चर्स आईडी क्या है, फिर स्कोपस आईडी भी मांग रहा था वो आपसे। आईडी का मतलब है आइडेंटिफिकेशन। ऑर्क आईडी हो, चाहे पबलॉन आईडी हो, चाहे रिसर्चर्स आईडी हो, चाहे समथिंग एल्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हमें इस आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है, तो हमें इस आइडेंटिफिकेशन की जरूरत कहां से आई और क्यों पड़ रही है। अब देखिए हमने लिखा है नेम्स आर मैशअप। नेम आर मैशअप, स्पेलिंग मिस्टेक है, नेम्स होना चाहिए बेसिकली। नेम्स आर मैशअप का मतलब है, अगर मैं कहूं नीलेश जैन, तो SIRT में 2 नीलेश हैं। नंबर 1 नीलेश जैन मैं हूं, एक नीलेश जैन हमारे SIRT की फार्मेसी में उपलब्ध है। मतलब एक ही नाम के 2 व्यक्ति इस कॉलेज में उपलब्ध हैं। आप सोचो पूरे वर्ल्ड में कितने नीलेश जैन हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अभी तो हमने केवल भोपाल में इस 1 किलोमीटर की रेंज की बात करी, 2 किलोमीटर की रेंज, जिसमें 2 नीलेश जैन है, एक B फार्म M फार्म PhD है और मैं BE PhD हूँ। मतलब मैं इंजीनियरिंग आदमी हूँ, वो फार्मेसी का आदमी है। तो नेम्स आर मैशअप, मींस अ नेम इज नॉट एनफ। अभी तो हमने करी एक से ज्यादा आदमी की बात हो गई, नंबर 1 चीज। सेकंड बात करें अगर हम आज की डेट में, मैंने जब आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने कहा आई एम डॉक्टर नीलेश। अगर मैं 15 साल पहले जाऊं तो मेरा नाम था नीलेश जैन। थोड़ा और पहले जाऊं
11 12 तब मैं लिखता था नीलेश कुमार जैन। मतलब जब मैंने 11 12 में था तो पापा ने जो नाम नीलेश कुमार दिया तो नीलेश कुमार जैन लिख रहा था। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कुमार हटा दिया, पीएचडी कर ली तो डॉक्टर नीलेश जैन हो गया। रिसर्च पेपर में जब कभी लिखता हूँ तो एन जैन लिख देता हूँ। और हमारे जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं उनको मेरी स्पेलिंग नहीं पता नीलेश की, तो कभी कभी वो NILESH नीलेश जैन भी लिख देते हैं। मतलब अगर देखें तो वो नीलेश जैन मैं ही हूँ, चाहे वो नीलेश कुमार जैन हो, चाहे वो नीलेश जैन हो, चाहे डॉक्टर नीलेश जैन हो, चाहे डॉक्टर एन जैन हो, चाहे एन जैन हो, और चाहे नीलेश की स्पेलिंग NILESH हो। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे अगर NILESH जैन लिख दिया है, देन यू माइट कंफ्यूज कि ये वो नीलेश नहीं होंगे, कोई दूसरा नीलेश होगा। अब मुझे मेरी पहचान से वंचित कर दिया गया। अभी तो बात मैंने करी सिर्फ मेरे नाम की। फॉर एग्जाम्पल हम गर्ल्स की बात करें, हमारे साथ में कुछ गर्ल्स भी जुड़ी हैं। शादी के पहले वो श्वेता सिंह ही थी, शादी नीलेश जैन से हो गई तो उसका नाम क्या हो गया, श्वेता जैन। जब वो पीएचडी कर रही थी तब श्वेता सिंह ही थी, शादी होके मेरे पास आ गई तो श्वेता जैन हो गई, डॉक्टर श्वेता जैन में नाम कन्वर्ट हो गया। शादी के पहले जब B12 कर रही थी मैडम तो उनका नाम था कुमारी श्वेता सिंह, KU पहले लगाते थे लड़कियों में, आजकल तो गायब ही हो गया, मॉडर्न जमाना आ गया। नहीं तो पहले जब मेरी एज के स्टूडेंट थे तो कुमारी श्वेता जैन, कुमारी अल्पना जैन, कुमारी फलाने, कुमारी कुमारी, मतलब KU लगा होता था लड़कियों में पहले और लड़कों का बीच में। तो वो जो शब्द था वो कुमारी से डॉक्टर हो गई, सरनेम भी बदल गया। शादी के पहले तिवारी थी, शादी के बाद मिश्रा हो गई। पर रिसर्चर तो चेंज नहीं हुआ ना, रिसर्चर तो मैं ही था ना, रिसर्चर तो वो श्वेता सिंह या श्वेता जैन एक ही है। पर ड्यू टू सम रीजन नेम कैन बी चेंज, स्पेलिंग कैन बी चेंज, और मल्टी पर्सनलिटी कैन बी अवेलेबल। मतलब एक नीलेश जैन की जगह 50 नीलेश जैन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात हम करें, एक हमने IEEE की वेबसाइट पे, IEEE एक्सप्लोर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने स्क्रीनशॉट लिया है। हमने जब सर्च किया नीलेश जैन, जब मैंने नीलेश जैन को सर्च किया IEEE एक्सप्लोर पे तो मुझे 3 नीलेश जैन दिखे यहाँ पे। नंबर 1, ये देखो अब 3 रिसर्च पेपर सबसे पहले हाईलाइट हुए। पहला रिसर्च पेपर लिखा हुआ है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम AES इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामेबल गेट एरे, नीलेश जैन, DS आयंगर, PK जैन। सेकंड पेपर है बिग डेटा मैनेजमेंट प्रोसेसिंग विद हडूप, मैपरिड्यूस एंड स्पार्क टेक्नोलॉजी, इसमें अंकुश वर्मा, आशिक हुसैन मंसूरी और नीलेश जैन। तीसरा पेपर देखें आप, फीचरलेस अप्रोच टू प्रोसेस प्लानिंग, A मुखर्जी, नीलेश कुमार जैन। देखो नीलेश जैन को सर्च किया, मुझे 3 नीलेश मिले। नंबर 1 नीलेश जैन पहला पेपर, दूसरा नीलेश जैन का पेपर, तीसरा नीलेश जैन। जब मैंने इनके एफिलिएशंस पे गए, तो ये जो पहला आदमी था नीलेश जैन, ये GSITS डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इंदौर के हैं। सेकंड नीलेश जैन की जब मैंने बात करी तो ये मैं हूं, और तीसरे नीलेश जैन की जब मैंने बात करी तो ये कोई कैट-कैम, कंप्यूटर एडेड प्रोडक्शन प्लानिंग, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल, मशीनिंग प्रोडक्शन कंट्रोल, स्पेशल रीजनिंग के इन टीचर हैं किसी कॉलेज के या कहीं के, जो इस फील्ड में काम करते हैं। और हम जब नीचे गए, एक डॉक्टर नीलेश जैन भी मिले जो पीपल्स यूनिवर्सिटी में है, और नीचे गया तो IIT इंदौर में भी एक डॉक्टर नीलेश जैन है। मतलब आप देखिए आसपास GSITS में डॉक्टर नीलेश जैन, SIIT में 2 डॉक्टर नीलेश जैन, IIT इंदौर में डॉक्टर नीलेश जैन, पीपल्स यूनिवर्सिटी में भी एक डॉक्टर नीलेश जैन। वो डॉक्टर नीलेश जैन BDS का डॉक्टर है, IIT में मेरे ख्याल से वो CS में ही है, GSITS के EC के हैं, यहाँ फार्मेसी का है, मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट का हूँ। मतलब नीलेश जैन नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, और वी कैन गेट कंफ्यूज। स्वाभाविक है हम कंफ्यूज होंगे। मतलब जब हम रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, जब हम फंडिंग एजेंसी को प्रपोजल भेज रहे हैं, देखिए अब हम यहाँ फंडिंग एजेंसी सब भी ले आए, तो फंडिंग एजेंसी किस नीलेश जैन को सर्च करें? हम आपको ग्रांट देने वाले हैं, तो ग्रांट देने के पहले हम आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। आर यू लायबल और नॉट?
आर यू वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिसर्च और नॉट, आपके कितने पेपर पब्लिश हुए हैं, कितने पेपर्स पे आप काम कर रहे हो, किस फील्ड में काम कर रहे हो, आपका रिसर्च एरिया क्या है। ऐसा ना हो कि अपन आईटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करता हूं और रिसर्च प्रपोजल साइबर क्राइम का भेज दूं, मतलब कहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग और कहाँ साइबर क्राइम, दोनों एक अलग अलग बाउंड्री है। आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हो, पावर सिस्टम का प्रपोजल भेज दो। तो आप जब पावर सिस्टम पे काम ही नहीं करते हो तो वाई टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ पावर सिस्टम। तो फंडिंग एजेंसी आपके बारे में रिसर्च करती है ऑन गूगल अंकल, गूगल बाबा पे आपको ढूंढेगी। जब गूगल बाबा पे आपको ढूंढेगी तो उन्होंने नीलेश जैन सर्च किया तो पता चला 10 नीलेश जैन मिल गए, तो कौन सा नीलेश जैन सही है। तो जिस प्रकार हमारा आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड है, हमारी पहचान पैन कार्ड है, मीन्स आधार कार्ड इज ए यूनिक आईडी फॉर अस इंडियंस, पैन कार्ड इज अ यूनिक आईडी फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपको कहीं भी आइडेंटिफिकेशन देना है तो आप पैन कार्ड या आधार कार्ड यूज कर सकते हो। इन द सेम वे इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, in the field of funding agency for research, in the field of educational institute, in the field of education, in the field of university, या अपन सीधी सीधी एक कॉमन बात करें, रिसर्च की दुनिया में आपका एक आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। तब एक नया वर्ड आया ऑर्क आईडी, कई आए कई हैं भी, अभी भी यूनिकनेस नहीं आई, अभी कोई एक यूनिवर्सल नहीं बना। ऑर्क आईडी एक अलग है, स्कोपस आईडी अलग हो गई। पहले रिसर्च आईडी आई, रिसर्च आईडी पबलॉन के साथ मिलके पब आईडी या पब मेड आईडी बन गई। तो रिसर्च आईडी अलग थी, पबलॉन के साथ जुड़ गई तो पबलॉन आईडी बन गई। ऑर्क आईडी एक अलग बन गई। स्कोपस जर्नल्स वालों ने एक अलग स्कोपस आईडी बना दी। वो सब मतलब उन्होंने क्या किया, एक कंसोर्टियम टाइप का बना लिया। उन्होंने कहा यार अपन लोग स्कोपस आईडी को एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने कहा नहीं हम और का आईडी एक्सेप्ट करेंगे, किसी ने कह दिया कि हम कुछ और आईडी एक्सेप्ट करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज टू कंपनीज, पब्लिशर टू पब्लिशर, सब ने अपने अपनी एक आईडी जनरेट करना शुरू कर दिया। और वैसे अगर अपन कहें तो सब डेटा का खेल है, डेटा इकट्ठा करने का। लेकिन क्वेश्चन ये है हमें क्या फायदा है, एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बनने से हमें बहुत फायदा है। कारण ये है कि जो अभी हमने बात करी, नीलेश जैन अगर गुड रिसर्चर है तो मेरी रिसर्च मेरे नाम से पहचानी जाएगी, मेरे साइटेशन मेरे साथ चलने लगेंगे। उस आइडेंटिफिकेशन के साथ आपके ऑटोमेटिकली रिसर्च पेपर इंक्लूड हो जाएंगे। अभी क्या होता है, जैसे गूगल स्कॉलर आपको पढ़ाया होगा किसी ने, किसी सर ने, गूगल स्कॉलर पे आपको अपने रिसर्च पेपर अपलोड करने पड़ते हैं। गूगल अपने आप नहीं उठाता है, आप अपना रिसर्च पेपर सबमिट करो, आपका किस जर्नल में पब्लिश हुआ, DOI कब है, उसका ISBN क्या है, पता नहीं कितनी सारी फील्ड भराता है वो आपसे, और रिसर्च पेपर भी सबमिट करा लेता है, नहीं तो उसकी लिंक सबमिट कराता है। लेकिन अगर आप ऑर्क आईडी यूज कर रहे हो, रिसर्च आईडी यूज कर रहे हो, स्कोपस आईडी यूज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली योर पेपर इज लिंक्ड विद द डिटेल्स। आपके डेटा के साथ आपका पेपर लिंक हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मीन्स इंडेक्सिंग होने लगती है ऑटोमेटिकली। सो व्हाट इज ऑर्क आईडी? ऑर्क आईडी और ऑर्सेड या कुछ भी आप इसको बोलो, इट्स आइडेंटिफिकेशन टू कनेक्ट रिसर्च एंड द रिसर्चर्स। हम जो रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्चर्स कर इकट्ठे हैं, उन सबको एक कनेक्ट करने का तरीका है। सो बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आइडेंटिफायर। It is a non-proprietary alphanumeric code to uniquely identify scientific and other academic authors and contributors. मतलब एक हमने आपको पहचान संख्या दे दी, मतलब now you will be known as your number, not by the name. नीलेश जैन will be known as some number. और जब वो नीलेश जैन उस नंबर को डालेगा तो ऑटोमेटिकली वो नीलेश जैन को उठा लेगा, और वो नीलेश जैन आप ही होंगे। वो न इंदौर वाला हो सकता है, न GSITS वाला हो सकता है, न पीपल्स वाला हो सकता है, ना फार्मेसी वाला हो सकता है। यू विल बी यूनिकली आइडेंटिफाइड देयर। सो ऑर्किड केम इन द एग्जिस्टेंस एंड इट स्टैंड्स फॉर दिस थिंग। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्किड? इट्स एन आइडेंटिफायर फॉर रिसर्चर, मतलब एक आपके लिए आइडेंटिफिकेशन है इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर। ये 16 डिजिट यूनिक नंबर होता है। इट इज फ्री एट org.org।
मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना है, जैसे आधार कार्ड आपका फ्री बनता है, पैन कार्ड में तो फिर भी आपको 108 रुपये लग जाते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर ऑर्क आईडी आपको फ्री है, आपको नो चार्ज, कोई चार्ज आपको नहीं देना। लेकिन मान के मत चलिए कुछ दिन बाद ये पैसे लेने लगेंगे, जैसे जैसे ही, अभी तो क्या है ये शुरुआत है, जब शुरू है ना तो पैसा नहीं ले रहे, अभी तो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि तुम ऑर्क आईडी ले लो, स्कोपस वाले अट्रैक्ट कर रहे हैं स्कोपस आईडी ले लो, पबलॉन वाले अट्रैक्ट कर रहे हैं पबलॉन आईडी ले लो। लेकिन जिस दिन इस आइडेंटिफिकेशन वैल्यू लोगों को समझ में आएगी ना, दे विल स्टार्ट चार्जिंग, वो आपसे 100-200 रुपए लेने लगेंगे। देखना जो ज्यादा देर की नहीं है, 2-4 साल 5 साल में देखना, यू माइट हैव टू पे फॉर देम। तो अगर अभी आपने नहीं लिया है तो मैं तो कह रहा हूँ आप आज ही बैठना, ऑर्क आईडी भी बना लेना, पब आईडी भी बना लेना, स्कोपस आईडी भी बना लेना, सारी बना के रख लो और उनको कहीं एक डायरी में नोट जरूर करके रख लेना, क्योंकि फिर भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहता अपन ने कब बनाई थी। It is a non-profitable organization with large number of users shared with a limited number of groups. अभी इनकी लिमिटेशन है, सब लोगों से नहीं जुड़े हैं ये लोग। अभी कुछ 10-20-50 जनरल वालों को एक कंसोर्टियम उन्होंने बना लिया और वो ऑर्क आईडी की बात करने लगे। अभी हम जिस जनरल से बात कर रहे थे, देख रहे थे, उस जनरल भी ऑर्क आईडी को एक्सेप्ट कर रहा है, ऑर्क आईडी के साथ साथ वो 3 आईडी और एक्सेप्ट कर रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे वो सबको आईडी को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आपको क्या फायदा होगा? जैसे ही आपने चारों आईडी डाली, चारों आईडी से आपका वो रिसर्च पेपर लिंक हो जाएगा, तो जब भी साइटेशन होगा आपके पेपर का, आपको आपकी पहचान की वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। सो इनका एक ही विजन था कि इज अ वर्ल्ड वेयर ऑल हु पार्टिसिपेट इन रिसर्च, स्कॉलरशिप एंड इनोवेशन आर यूनिकली आइडेंटिफाइड and connected to their contributions and affiliation across time, disciplines and borders. मतलब आपको यूनिकली पहचान हो जाए। अभी अगर मैं चाहूँ, नीलेश जैन हूँ, मैं चाहूँ तो थोड़ा फर्जीवाड़ा कर सकता हूँ। कैसे? वो अभी आपने देखा ना GSITS का पेपर, थोड़ा सा अगर मैं उसी से रिलेटेड रिसर्च पेपर बना लूँ तो साहब वो पेपर भी मेरे ही है। किसको पता? उस पेपर को किसको पता कि वो नीलेश जैन नहीं है? IEEE में वो जो पेज आया उसमें कहीं एफिलिएशन लिखी थी? नहीं लिखी थी। हमें केवल स्क्रीनशॉट अगर शेयर करने का मौका लगे तो हम तो दिखा देंगे, कोई नहीं पूछने वाला। मतलब वी कैन मिसयूज अदर्स नेम इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च। लेकिन जब यूनिक आईडी की बात हो जाएगी तब आपको कोई मिसयूज नहीं करने की बात है, क्योंकि आपकी पहचान बन गई है। अब हम बात इसके बेनिफिट्स की करें तो आपकी आईडी पब्लिशर आपको पसंद करेगा, पब्लिशर आपको एक आइडेंटिफिकेशन देगा, पब्लिशर आपको वेटेज देगा, क्योंकि आपके आईडी से उसको ये पता चल जाएगा कि यू आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिसर्चर्स एंड हाउ मेनी पेपर यू हैव पब्लिश्ड देयर। आपको रिपोजिटरी मींस जहां जहां इतनी वर्ल्ड में इतनी सारी रिपोजिटरीज हैं, IEEE की एक अपनी रिपोजिटरी है, स्कोपस की अलग है, UGC ने एक अलग रिपोजिटरी चालू करी है, UGC केयर एक अलग रिपोजिटरी, मतलब जहां पे रिसर्च पेपर जमा हो रहे हैं, उस रिसर्च पेपर में एक आपको आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान आपके रिसर्च पेपर को मिल जाएगी। कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन, फॉर एग्जांपल जैसे आप CSI के मेंबर बन जाते हो, आप IEEE के मेंबर बन जाते हो, आप IST के मेंबर बनते हो, वो एफिलिएशंस भी आपको ऑर्क आईडी या इन आईडी से आपको पहचानेगा कि यार ये बंदा रिसर्च में जुड़ा हुआ है और इसकी रिसर्च की पहचान ये है। तो इट माइट पॉसिबल कि कुछ दिन बाद ऐसा भी हो जाए कि प्रोफेशनल एसोसिएशन आईडी के थ्रू जुड़ जाए। वो कहेंगे साहब एक यूनिवर्सल आईडी चलने दो, अगर आपका जे आईडी है इसका मतलब आप रिसर्चर हो, हम आपको रिसर्चर में कंट्रीब्यूट कहीं ना कहीं करेंगे। यूनिवर्सिटीज में आपको एक रिकग्निशन मिलती है, फंडर्स जो फंडिंग देते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं आपको इस आईडी के साथ। और फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जहां आप फंड के लिए अप्लाई करते हो, जहां आप सेमिनार ग्रांट के लिए अप्लाई करते हो, जहां आप रिसर्च प्रपोजल जमा करते हो, वो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी दे आस्क फॉर योर ऑर्क आईडी फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर वर्क। तो इन सब चीजों को अगर आप देखोगे ओवरऑल तो आपको आईडी की इंपॉर्टेंस तो कहीं ना कहीं है। यू नीड योर आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑल दिस वर्क। अब इसको अगर मुझे लेना है बहुत ही सिंपल है, वेबसाइट पे आपको 1 मिनट लगता है, जैसे अभी अपन ने एडिटोरियल मैनेजर में लगा था ना, जस्ट गो एंड ओपन द वेबसाइट orcid.org
कुछ चीजें आपसे पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, आपका एफिलिएशन पूछेगा, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, यूजर आईडी, एक आपको जीमेल, आप जो भी डालोगे उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजेगा आपको, उस लिंक पे आप वेरीफाई करोगे, आपकी आईडी जनरेट कर लेगा और फिर आपको एक वेलकम मैसेज देगा, वेलकम, थैंक यू, योर Orc ID is this and this is all about Orc ID, thank you, stay tuned with me, जब कभी आपको जरूरत पड़े I am with you and this is all from my side. Anyone, any participant having any query or doubt during the session, so they may ask to sir. कोई क्वेश्चन हो, अगर किसी का कोई क्वेरी हो, पूछ सकते हैं सर से. We have 5 minutes more for the next session. Anyone? होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा हो, क्लियर था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी. सर, हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो इन सब चीजों को, बट क्या होता है कई बार हम रिवाइज करते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ नया मालूम हो ही जाता है. सर, क्या स्कूपस आईडी और ऑर्क आईडी को हम वो भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं? ऐसा कोई ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है? अभी तो नहीं है सर, अभी स्कोपस आईडी अलग चल रहा है और ऑर्क आईडी अलग चल रहा है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि कभी ना कभी एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी जी. अब वो आपस में नहीं लड़े. अभी क्या होता है, यूके अलग चलता है, यूएसए अलग चलता है, कुछ कंट्रीज अलग चलती है, तो वो एक इश्यू आ रहा है ना कि स्कोपस उनने कहा, उनने IEEE को बेनिफिट दे रहे, तो वो एक जो अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स है ना, वो उसके कारण सब बाइफर्केशन हो रहे हैं. अदरवाइज नहीं तो एक यूनिकली आईडी तो आई जाएगी. और नहीं तो इंडिया अपना एक सिस्टम बना सकता है कभी. इंडिया अपने रिसर्चर्स को या डीएसटी या एआईसीटी कुछ हो सकता है, जैसे एआईसीटी अभी फैकल्टी आईडी देता है, एआईसीटी फैकल्टी आईडी, हो सकता है कि भविष्य में एआईसीटी कुछ अपन को रिसर्चर्स को ऐसी कोई आईडी जनरेट करके देंगे जो यूनिकली आइडेंटिफाइड होगी फॉर इंडियंस. सर, एक क्वेश्चन ये था जी सर, कि जैसे कभी कभी जो अपना आर्क आईडी होता है, अगर किसी के पास नहीं होता है तो मतलब जरूरी रहता है क्या? जैसा आपने हालांकि बताया है, कुछ कंपलसरी कर रहे हैं, कुछ जर्नल्स कंपलसरी कर रहे हैं ऑर्क आईडी जस्ट टू आइडेंटिफाई द पर्सन. क्या होता है, कई बार लोग फर्जी नाम से भी पेपर जमा कर देते हैं. तो क्या सर होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे विवेक तिवारी को बदनाम करना है, आप समझना मेरी बात को. जी. तो विवेक तिवारी को जब बदनाम करना है तो एक पेपर मैंने बनाया जिसमें बहुत सारा प्लेगरिज्म दे दिया, विवेक तिवारी के नाम पर सबमिट कर दिया. अभी ये पॉलिटिक्स है नहीं है, लेकिन बड़े लेवल पे बहुत होती है ये. अपन सब छोटे छोटे लोग हैं, अपन लोग इस पॉलिटिक्स पे नहीं पढ़ते. मुझे केवल आपको बदनाम करने के लिए इन द फील्ड ऑफ IEEE, इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, हम कुछ भी जमा कर सकते हैं आपके नाम पे. तो वो एक आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है. वो सर, एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कि जैसे जो अपन SCI या स्कोपस पब्लिश करते हैं, तो कई बार मतलब वो जनरल किस लेवल के होते हैं जो आर्क आईडी मांगते हैं अपने से, या वो कॉन्फ्रेंस वाले लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें. वो तो क्या होता है कि अब धीरे धीरे सभी लोग कोई ना कोई आईडी पे जा रहा है, मतलब धीरे धीरे वो सभी लोग अपने, अब क्या है कि ऑर्क आईडी कंपलसरी कर देंगे तो उनको अपना पूरा का पूरा सिस्टम एडिटोरियल मैनेजर चेंज करना पड़ेगा और वो एक्सपेंसिव है. आज मैंने मान लीजिए कोई वेबसाइट बनवाई 10,000 खर्च करके या 7,000 खर्च करके, अभी मैं दोबारा उस वेबसाइट में कुछ चेंजेस करो तो वो पैसा मांगता है. तो वो अभी ऑर्क आईडी बनाने के लिए, ऑर्क आईडी को कंपलसरी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा डेटाबेस बदलना पड़ेगा. उस डेटाबेस में मतलब एक पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर की लिंक है पीछे, वो एक्सपेंसिव है. तो जो नए जर्नल्स आ रहे हैं वो तो ऑर्क आईडी या स्कोपस आईडी इन सब चीजों कंपलसरी धीरे धीरे करती जा रही है. लेकिन जो पुराने जर्नल चल रहे हैं, जिनकी पुरानी वेबसाइट चल रही है, जिनने आज तक उसमें अपग्रेडेशन ही नहीं किया कभी, वो अभी तक इसको कंपलसरी नहीं कर पाए. लेकिन वेरी सून दे विल गो फॉर अ न्यू प्लेटफॉर्म, तो सब कंपलसरी कर देंगे. तो वो अभी केवल उनकी मजबूरी ये है कि वो अभी अपने सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं करना चाह रहे, या अपने डेटाबेस मैनेजमेंट को चेंज नहीं करना पा रहे, या उनका एडिटोरियल मैनेजर को खर्च नहीं करना चाह रहा पैसे. क्योंकि कोई भी एडिटोरियल मैनेजर को बनवाने के लिए दे हैव टू पे लम सम अमाउंट, और वो कोई छोटा मोटा 2-5 हज़ार नहीं होता है, लाखों रुपए का भी होता है. क्योंकि क्लाउड बेस्ड है, वो इंटरनेट बेस्ड है, कहीं सर्वर पे पड़ा हुआ है, वेबसाइट बनी हुई है, पूरा वेबसाइट को चेंज करना है, पूरा डेटाबेस को चेंज करना है, तो जो पुराना डेटाबेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. मतलब वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं.
उन सबको मर्ज करना एक अपने आप में ही पैसा लगाने का काम है, खर्चे का घर है। तो इट मे टेक टाइम, बट हो सकता है भविष्य में आ जाए। धीरे धीरे सब कंपलसरी कर रहे हैं उसको। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, और होप यू एंजॉय द सेशन। Thank you, Nilesh sir, for such an enlightening session. Thank you, sir. Thank you so much for sparing time for our students. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.